हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम अपने एल्टीग्रेड मेंस एग्जामिनेशंस का जो सिलेबस का लास्ट पार्ट है, प्रोज एंड फिक्शन का, उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। इस पे कुछ पीडीएफ्स ऑलरेडी हम आपको दे चुके हैं। पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको अपनी पढ़ाई को दीजिए और आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। आइए हम उसी पर डिस्कस करते हैं, एक-एक करके जितने राइटर्स हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, पहला जो हमारा आज राइटर है, वो है अनीता देसाई। तो अनीता देसाई पर हम लोग पढ़ेंगे। इनकी जो एक आपके सिलेबस में जो है, इनकी नॉवेल दी हुई है, उस नॉवेल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी है अनीता देसाई का। अनीता देसाई इज़ अ साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट। तो आपको साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट के रूप में इनको दिखाना है। हू एक्सप्लोर्स द इनर वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कह रहे हैं कि ह्यूमन मानव दुनिया के इनर बीइंग्स को दिखाती हैं। इसके साथ विथ सेंसिटिविटी एंड डेप्थ के साथ इसी स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है विथ रेफरेंस टू हर लाइफ एंड वर्क्स। हाँ, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अनीता देसाई इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडियन इंग्लिश राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। सबसे पहले बात तो 20th सेंचुरी की है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडियन इंग्लिश राइटर या नॉवलिस्ट है, उनमें से एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट राइटर ये हैं। शी इज स्पेशली नोन फॉर हर साइकोलॉजिकल अप्रोच टू फिक्शन। इनको जाना जाता है कि ये साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है अपनी फिक्शन में ज़्यादा रखती हैं, मतलब इनर जो लाइफ है उसको दिखाने की कोशिश। अनलाइक मेनी राइटर्स हु फोकस मेनली ऑन एक्सटर्नल इवेंट, बहुत सारे राइटर्स हैं जो कि केवल एक्सटर्नल इवेंट पर फोकस करते हैं, उनसे हट करके देसाई इज मोर इंटरेस्टेड इन द इनर लाइफ ऑफ हर कैरेक्टर्स ना। इनके नॉवल के जो कैरेक्टर्स हैं उनके इनर लाइफ को ये दिखाती हैं, उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती हैं। देयर थॉट्स, उनके थॉट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स उनके अंदर क्या चल। देसाई की बात करें तो देसाई वाज़ बोर्न इन 1937। 1937 में इनका जन्म हुआ था एंड शी वाज़ ग्रू अप इन अ मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट। और इनका जन्म जो है एक मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में हुआ था, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बहुत कल्चर के लोग हुआ करते थे। व्हिच इन्फ्लुएंस्ड हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडेंटिटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। और माना जाता है कि मल्टीकल्चरल सोसाइटी में अगर आदमी रहता है, तो उसकी एक अलग आइडेंटिटी भी डेवलप हो जाती है और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को अच्छे से समझता भी है। हाँ, इनके वर्क्स की बात करें तो ऑफन डील विद थीम्स। इनके वर्क्स में प्रायः जो है हमें समाज के हमारा जो मॉडर्न लाइफ है उसमें कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें होती हैं, जैसे लोनलीनेस आजकल खूब देखने को मिलता है, तो वो इनकी थीम के रूप में आपको मिलेगा। एलिनेशन मिलता है, एक-दूसरे को पहचानते नहीं हैं। एलिनेट एलिनेशन की फीलिंग होती है, घर में भी एलिनेट आदमी फ़ील करता है। कम्युनिकेशन गैप की बात करते हैं एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ। और लाइफ में एक मीनिंग का सर्च कर रहे हैं कि मतलब हमारी लाइफ है क्या ना, उसके मीनिंग को सर्च कर रहे हैं। ही प्रेजेंट्स ऑर्डिनरी सिचुएशंस बट रिवील्स देयर डीपर इमोशनल सिग्निफिकेंस। सिचुएशन तो इनके नॉवल में आपको ऑर्डिनरी दिखेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा डीप में जा करके जो इमोशनल उसका एक कह सकते हैं गहराई में जाके जो उसका एक इमोशनल सिग्निफिकेंस है, जो महत्व है, उसको बाहर लाने की कोशिश ये करती हैं। अ की फीचर ऑफ राइटिंग इज हर फोकस ऑन द इनर माइंड। इनकी राइटिंग का एक मुख्य फीचर जो है, अगर आपसे कहा जाए, तो इनर माइंड को रीड करती हैं, उसी पर फोकस करती हैं कैरेक्टर के। ही वंस सेड, एक बार इन्होंने कहा भी था एक इंटरव्यू में, आई एम इंटरेस्टेड नॉट इन एक्शन। कहती हैं मैं किसी एक्शन में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, बट इन द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जो एक्सपीरियंस आप करते हैं उसकी क्वालिटी में मैं विश्वास करती हूँ, मतलब ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात करते हैं। दिस स्टेटमेंट क्लियरली शोज अ लिटरेरी अप्रोच। इससे पता चलता है कि इनका अप्रोच कैसा था लिखने का। अनदर इम्पोर्टेंट आइडिया, एक और आइडिया इनके वर्क में भी देखने को मिलता है, इज द डिफिकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन। ये दिखाती हैं कि कितना आज के समय में कम्युनिकेशन में कितना डिफिकल्टी आ गई है, मतलब एक दूसरे से लोग कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, कम्युनिकेशन गैप आ गया है ना। रिफ्लेक्टेड इन लाइन सच एज, जैसे इन्होंने एक जगह एक लाइन लिखी है, वर्ड्स ऑफन फेल टू एक्सप्रेस व्हाट द हार्ट फील्स। कह रहे हैं कि अंदर क्या हम महसूस करते हैं, कभी-कभी शब्द उसको बयां नहीं कर सकते, और यही तो कम्युनिकेशन गैप है। व्हेन वी आर अनेबल टू कन्वे आवर फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स, जब हम वर्ड्स के थ्रू कर नहीं पाते हैं, सामने वाला समझ नहीं पाता है, वहां पर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। क्रिटिक्स हैव हाईली एप्रिशिएटेड हर साइकोलॉजिकल इनसाइट। बहुत सारे क्रिटिक्स मानते हैं कि भाई इनकी खासियत है कि साइकोलॉजिकल इनसाइट्स बहुत देखने को मिलते हैं हमें।
वन क्रिटिक ऑब्जर्व्स, ये क्रिटिक ने कहा है कि अनीता देसाई इज़ अ नॉवेलिस्ट ऑफ मूड्स एंड फीलिंग्स। अनीता देसाई मूड्स एंड फीलिंग की नॉवेलिस्ट हैं रादर दैन इवेंट्स, ना कि इवेंट्स की। मतलब ये इवेंट उतना नहीं दिखाती जितना इवेंट में जो कैरेक्टर हैं उनके मूड को दिखाती हैं, उनके फीलिंग्स को दिखाती हैं। दिस हाइलाइट्स हर फोकस ऑन इंटरनल एक्सपीरियंसेस, ये भी दिखाता है क्रिटिक का कमेंट कि वो इंटरनल एक्सपीरियंसेस पर ज़्यादा फोकस करती हैं। एम के नायक साहब, आपने इनकी बुक पढ़ी होगी ज़रूर, एम के नायक साहब की। अनदर क्रिटिक एम के नायक हैं। ये रिमार्क करते हैं कि शी हैज़ एडेड अ न्यू डायमेंशंस टू इंडियन इंग्लिश फिक्शन बाय एक्सप्लोरिंग द इनर रियलिटी ऑफ कैरेक्टर्स। इनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, आप उसको पढ़ेंगे, उसमें इन्होंने लिखा है कि अनीता देसाई ने क्या किया है, इंडियन इंग्लिश फिक्शन में एक नया डायमेंशन ऐड किया, और वो डायमेंशन है क्या? एक्सप्लोरिंग द इनर रियलिटी ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के इनर रियलिटी को एक्सप्लोर। दिस शोज हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, इससे पता चलता है कि इन्होंने इंडियन इंग्लिश लिटरेचर खास करके फिक्शन में कितना योगदान दिया हुआ है। Besides स्टाइल इज रिच, इनकी स्टाइल काफ़ी अच्छी है, डिस्क्रिप्टिव है, सिंबॉलिक है। She uses imagery and detailed description to create atmosphere। तो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी देती हैं और रिफ्लेक्ट द मेंटल स्टेट ऑफ हर कैरेक्टर्स, और अपने कैरेक्टर के मेंटल स्टेट्स को भी दिखाने के लिए ये एकदम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देती हैं। हर लैंग्वेज इज सिंपल बट एक्सप्रेसिव, लैंग्वेज बड़ी सिंपल है लेकिन अपने थॉट को अच्छे से एक्सप्रेस कर लेती है, मेकिंग हर स्टोरीज बोथ इंगेजिंग एंड मीनिंगफुल। और इसी वजह से इनकी स्टोरी इंगेजिंग भी होती है क्योंकि हमें समझ में आती है, और चूंकि एक्सप्रेस कर लेती है अच्छे से, तो इंगेजिंग भी होती है और मीनिंगफुल भी हो जाती है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो हर वर्क्स ऑफन रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटीज। इनकी इनके जो वर्क्स हैं वो सोशल रियलिटीज को भी दिखाते हैं ना, समाज की जो वास्तविकता है उसको भी दिखाते हैं। शी पोर्ट्रेज मिडिल क्लास लाइफ, मिडिल क्लास लाइफ को पोर्ट्रे करती हैं अपने नॉवेल्स में, अच्छे से दिखाती हैं। फैमिली रिलेशनशिप पर फोकस करती हैं एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। बट लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑलवेज थ्रू द लेंस ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ये सब कुछ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के नजरिए से दिखाती हैं, लेंस से दिखाती हैं, ना कि एज अ होल। एक इंडिविजुअल क्या एक्सपीरियंस करता है उसको दिखाती हैं, चाहे वो मिडिल क्लास लाइफ हो, चाहे फैमिली रिलेशनशिप हो, चाहे सोशल एक्सपेक्टेशंस हो। इन कंक्लूजन अगर हम बात करें तो देसाई इज अ मास्टर ऑफ साइकोलॉजिकल फिक्शन। देसाई को साइकोलॉजिकल इंडियन साइकोलॉजिकल फिक्शन का मास्टर कहा जाता है। हर एबिलिटी टू एक्सप्लोर द इनर वर्ल्ड ऑफ हर कैरेक्टर्स with sensitivity and depth makes her one of the most significant writers in modern Indian literature। तो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में जितने भी महत्वपूर्ण राइटर हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण राइटर ये मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये योग्यता है कि वो इनर वर्ल्ड, कैरेक्टर के इनर वर्ल्ड को बड़े ही सेंसिटिविटी एंड डेप्थ में जा करके हमें बताती हैं, और इसी के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हो जाती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन इनके ऊपर है, दैट इज अ फेयरवेल पार्टी प्रेजेंट्स द थीम ऑफ सोशल प्रेटेंस। इनका जो नॉवेल है आपके पास, अ फेयरवेल पार्टी, ये प्रेजेंट्स द थीम ऑफ सोशल प्रेटेंस एंड मिडिल क्लास हाइपोक्रेसी, डिस्कस विद क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आपको डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं इनकी फेयरवेल पार्टी को कैसे फेयरवेल होती है। अ फेयरवेल पार्टी बाय अनीता देसाई इज अ पावरफुल स्टोरी दैट एक्सपोजेस सोशल प्रिटेंस एंड हाइपोक्रेसी इन मिडिल क्लास लाइफ। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गए। एक तो ये स्टोरी मिडिल क्लास लाइफ पर बेस्ड है, दूसरी ये मिडिल क्लास लाइफ में जो सोशल प्रिटेंस है ना, सामाजिक दिखावा है जो है, और हाइपोक्रेसी है, आडंबर जो है, उसको एक्सपोज कर। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अ फेयरवेल पार्टी। पूरी स्टोरी जैसा कि टाइटल खुद बताता है, एक फेयरवेल पार्टी के आसपास ही बनाई गई है, ऑर्गेनाइज फॉर अ कलीग, जो कि एक कलीग जो है, सहकर्मी है, उसके लिए है। बट इंस्टेड ऑफ जेन्युइन इमोशंस, लेकिन उस पार्टी में देखें तो नोबडी इज देयर टू कन्वे जेन्युइन इमोशंस। द इवेंट रिवील्स आर्टिफिशियल बिहेवियर एंड हिडन मोटिव्स। वहां दिखाता है कि बहुत सारे जो लोग आए हैं पार्टी में, वो आर्टिफिशियल, पहली बात रेवोल्यूशन दिखाते हैं, दूसरा उनके कुछ अलग हिडन मोटिव्स हैं। कोई आया है कि आगे चल करके हमें काम आएगा, कोई आया है किसी पर्पस से। तो ये दिखाता है कि कितना मिडिल क्लास लाइफ में हमारे जो हाइपोक्रेसी है, वो दिखाता है। द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज, इस स्टोरी की अगर थीम की बात की जाए तो इसका मुख्य थीम है डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। जो दिखता है वो होता नहीं है, तो रियलिटी कुछ और है और अपीयरेंस कुछ और है। इसी की डिफरेंस को दिखाती है इस नॉवल में, यही मेन थीम है।
द कैरेक्टर्स अपीयर, इसमें जितने भी कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, वो है काफ़ी पोलाइट है, फ्रेंडली है एंड रिस्पेक्टफुल है, बट देयर एक्शंस, लेकिन उनके जो एक्शंस हैं, कार्य हैं, तो इनसिंसियरिटी, लगता है कि ना वो तो पोलाइट है, ना तो उनके अंदर सिंसियरिटी है और बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। दे आर मोर कंसर्न्ड विथ सोशल इमेज, उनको सोशल इमेज की ज़्यादा पड़ी हुई है दैन विद द जेन्युइन फीलिंग्स। जेन्युइन फीलिंग के उनके अंदर कोई वो नहीं है। वो सोशल इमेज अपना बनाना चाहते हैं। अ लाइन दैट रिफ्लेक्ट्स दिस आइडिया, एक जगह ये लाइन, एक लाइन में ये आइडिया दिखती भी है, जब एक व्यक्ति कहता है, एवरीवन स्माइल्ड, सब मुस्कुराए, बट द स्माइल्स वर केयरफुली अरेंज्ड ना, ये लाइन क्या बताती है? सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सबकी मुस्कुराहट क्या थी? केयरफुली अरेंज थी। बहुत ध्यान से वो लोग मुस्कुरा रहे थे, ताकि फोटो अच्छी है, जैसे हम लोग नकली फोटो वगैरह खिंचाते हैं। दिस सजेस्ट दैट देयर बिहेवियर इज आर्टिफिशियल, ये दिखाता है कि इनका बिहेवियर क्या है? आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल नहीं है, रियल नहीं है। अनदर इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट और इसी नॉवल में है, द पार्टी वाज लेस अबाउट फेयरवेल एंड मोर अबाउट डिस्प्ले। ये जो पार्टी थी फेयरवेल के बारे में कम, डिस्प्ले के बारे में, दिखावे के लिए। जो आजकल तो यही होता है, पार्टियां, शादी वगैरह जो होती हैं, या रिसेप्शन हो गया, या बर्थडे पार्टी भी हो गई, जो भी होता है फेयरवेल पार्टी, दिखावे के लिए ज्यादा होती है, हाँ? और जो है पार्टी के लिए कम होती है। दिस हाइलाइट्स द सुपरफिशियल नेचर ऑफ द इवेंट, ये दिखाता है कि ये इवेंट कितना सुपरफिशियल है। एंड द कैरेक्टर्स, और जो कैरेक्टर्स हैं, यूज द ओकेजन टू शो ऑफ देयर स्टेटस, और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं, उनको एक मौका मिलता है, वो अपने स्टेटस को दिखाएं, रादर देन टू एक्सप्रेस द इमोशंस, एक्सप्रेस नहीं करते इमोशंस को, बल्कि अपना दिखावा का एक मंच समझते हैं। क्रिटिक्स हैव अप्रिशिएटेड दिस एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी, क्रिटिक्स ने भी जो है इस स्टोरी में जो ये एस्पेक्ट है, मतलब जो एक सोशल लोगों के अंदर इमेज बनाने की एक होड़ सी लगी हुई है, इस एस्पेक्ट की बड़ी तारीफ करते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया है। ये क्रिटिक साहब हमारे कहते हैं कि अनीता देसाई एक्सपोजेस द इम्पटीनेस बिहाइंड मिडिल क्लास सोशल रिचुअल्स। कहते हैं कि अनीता देसाई जो है मिडिल क्लास सोशल रिचुअल्स के नीचे कह सकते हैं, या पीछे के पर्दे के नीचे एक जो इम्पटीनेस छुपा हुआ है, उसी इम्पटीनेस को इस नॉवेल में वो दिखाती हैं। दिस शोज हाउ द स्टोरी रिवील्स द लैक ऑफ सिंसियरिटी इन सोशल इंटरैक्शंस, ये दिखाता है कि सोशल इंटरैक्शंस में भी हमारे यहाँ कितनी सिंसियरिटी की कमी होती है। एक जेन्युइन ओकेजन है, जहाँ पर फेयरवेल पार्टी है, वहाँ पर लोग अपने को शो कर रहे हैं। एक एम के नायक साहब भी कहते हैं, इनकी जो बुक है उसमें मार्क करते हैं कि हर स्टोरीज आर सटल क्रिटिक्स ऑफ द अर्बन मिडिल क्लास। कहते हैं कि जो अनीता देसाई की स्टोरीज हैं, वो जो मतलब अर्बन मिडिल क्लास है, उसको बहुत सटली जो है क्रिटिक करती हैं। ये कहना है एम के नाइक साहब का। दिस हाइलाइट्स हर फोकस ऑन सोशल रियलिटी, इससे हमें पता चलता है नाइक के स्टेटमेंट से कि अनीता देसाई ज्यादातर सोशल रियलिटी पर फोकस करती हैं। देसाई यूजेस आयरनी टू प्रेजेंट हर थीम, और देसाई यही नहीं रुकती, अपने थीम को प्रेजेंट करने के लिए आयरनी का भी यूज करती हैं। नाउ द पार्टी विच शुड बी अ मोमेंट ऑफ इमोशनल कनेक्शन, पार्टी जो कि फेयरवेल पार्टी है, तो इमोशनल कनेक्शन का एक मोमेंट होना चाहिए। उसको ये दिखाती हैं कैसे? बिकम्स अ डिस्प्ले ऑफ प्रिटेंस, दिखावे का एक मंच बन जाता है, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। आयरनी कि ये इमोशनल मोमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है किसका? प्रिटेंसेस। द कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी क्रिएट्स अ सेंस ऑफ आयरनी, और यही जो कंट्रास्ट है, एक अपीयरेंस का और एक रियलिटी का, बीच में जो कंट्रास्ट है, यही आयरनी को दिखाता है। द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, और इस कहानी में जो भी कैरेक्टर्स हैं, आर नॉट डीपली, वो बहुत ज्यादा डीपली इंडिविजुअल नहीं है, इंडिविजुअलाइज नहीं किए गए, बट रिप्रेजेंट अ सोशल ग्रुप, बल्कि हर जो करेक्टर वहां पर है, वो एक सोशल ग्रुप को दिखाता है। थ्रू देम देसाई शोज हाउ सोशल कन्वेंशंस कैन सप्रेस जेन्युइन फीलिंग्स, इससे देसाई ये दिखाती हैं कि कभी-कभी सोशल कन्वेंशंस हमारे जो जेन्युइन फीलिंग्स होती हैं, रियल फीलिंग्स होती हैं, उनको सप्रेस कर देते हैं। पीपल फॉलो रिचुअल्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर ट्रू मीनिंग, लोग आजकल रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, ना उसकी ट्रू मीनिंग उनको पता ही नहीं है, बस रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं और दिखावा कर रहे हैं। द नैरेटिव स्टाइल इज सिंपल, इस नॉवेल की बात करें तो इसकी नैरेटिव स्टाइल काफी सिंपल है, लेकिन फिर भी इफेक्टिव है। देसाई यूजेस
डिटेल डिस्क्रिप्शन टू क्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द पार्टी, कह रहे हैं कि ये पार्टी के एटमॉस्फेयर का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हमको देती हैं टू रिवील द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स, ताकि वहाँ के जो कैरेक्टर्स हैं उनके बिहेवियर को अच्छे से एक्सपोज कर सकें। हर फोकस इज नॉट ऑन एक्शन, उनका फोकस एक्शन पर नहीं है, बट ऑन द सटल डिटेल्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन, बल्कि सोशल इंटरेक्शन को डिटेल में दिखाने की कोशिश करती हैं। टू कंक्लूड अगर हम कहें तो फेयरवेल पार्टी इज सॉफ्ट क्रिटिक ऑफ मिडिल क्लास हाइपोक्रेसी, ये मिडिल क्लास हाइपोक्रेसी एंड सोशल प्रिटेंस का एक बहुत बढ़िया जो है क्रिटिक है। थ्रू आयरनी एंड सटल ऑब्जर्वेशन, अनीता रिवील्स द गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, अपीयरेंस एंड रियलिटी के बीच जो गैप है तो बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने ऑब्जर्वेशन करके दिखाया है। द स्टोरी इज बोथ रियलिस्टिक एंड थॉट प्रोवोकिंग, और इसीलिए स्टोरी काफी रियलिस्टिक भी हमें लगती है और थॉट प्रोवोकिंग भी लगती है। Now the next and the last question. Anita Desai uses irony and psychological insight to reveal human relationship in a farewell party. ये आपको एक्सप्लेन करना है इस स्टेटमेंट को। अनीता देसाई जो है आयरनी का यूज और साइकोलॉजिकल इंसाइट का यूज करती हैं, इसलिए ह्यूमन रिलेशनशिप को रिवील करने के लिए अपने नॉवेल अ फेयरवेल पार्टी में ये आपको दिखाना है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। इन अ फेयरवेल पार्टी अनीता देसाई skillfully uses irony and psychological insight to explore human relationship, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप को दिखाने के लिए यहाँ पर बहुत ही मतलब नॉवेल में साइकोलॉजिकल इंसाइट्स का यूज किया है, आयरनी का यूज किया हुआ, टाइटल तो खुद ही आयरनी है। द स्टोरी प्रेजेंट्स अ सोशल गैदरिंग, कहानी में आपको पता है एक सोशल गैदरिंग है, फेयरवेल पार्टी है, बट बीनीथ द सरफेस, लेकिन आप देखेंगे उसके तल में, नीचे देखेंगे तो इट रिवील्स कॉम्प्लेक्स इमोशंस एंड हिडन टेंशंस, ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस को और हिडन टेंशंस को वहाँ के कैरेक्टर्स को दिखाती है। आयरनी इज अ की एलिमेंट इन द स्टोरी, स्टोरी में आयरनी खूब यूज किया गया है, की एलिमेंट है। द फेयरवेल पार्टी इज सपोज टू बी अ वार्म एंड इमोशनल इवेंट, फेयरवेल पार्टी आपको पता है एक वार्म और इमोशनल इवेंट होता है जहां पर कोई हमारा कलीग जो है वो हमसे विदा ले रहा होता है, बट इट टर्न्स आउट टू बी अ फॉर्मल एंड आर्टिफिशियल, लेकिन इसको ऐसा लोग बना देते हैं कि ये बिल्कुल फॉर्मल हो जाता है, आर्टिफिशियल हो जाता है। द कैरेक्टर्स बिहेव पोलाइटली, बड़े पोलाइटली, अरे सर आप तो बहुत अच्छे थे, अरे मैडम आप जैसा कोई नहीं था, बट देयर एक्शंस लैक सिंसियरिटी, लेकिन उनके एक्शन में उतनी सिंसियरिटी नहीं होती है। दिस कंट्रास्ट क्रिएट्स आयरनी, और यही कंट्रास्ट आयरनी क्रिएट करता है। अ लाइन दैट रिफ्लेक्ट्स दिस, एक लाइन में जो कि इस कंट्रास्ट को दिखाता है। दे स्पोक काइंडली, बड़े काइंडली जो है बात कर रहे थे। इट देयर वाज नो वार्मथ इन देयर वॉइसेस, लेकिन उनके वॉइसेस में कोई वार्मथ नहीं थी, कोई उनमें अंदर से गर्मजोशी दिख नहीं रही थी कि हाँ वास्तव में वो इमोशन है, बल्कि वो केवल शब्दों का यूज कर रहे थे, काइंडली वर्ड्स का यूज कर रहे थे, बहुत काइंडली बोल रहे थे, लेकिन देयर वाज नो वार्मथ। एक और स्टेटमेंट है, द गेस्ट ऑफ ऑनर सीम्ड द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द रूम, पूरे जो है उस रूम में जो गेस्ट ऑफ ऑनर है, वही लग रहा था मानो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पूरे रूम में है। बाकी सब ऐसे हो रहे थे मानो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। दिस हाइलाइट्स द आयरनिक सिचुएशन वेयर द पर्सन फॉर हुम द पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड इज इग्नोर्ड, जहाँ पर जिस व्यक्ति के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है वही इग्नोर कर दिया जाता है। पता चला ये रिटायर हो गए, इनकी पार्टी है मिस्टर डी की, और यहाँ ए आए हैं, बी से बात कर रहे हैं, अरे सर आप बताइए कहाँ से आए हैं? ये बताएँ कहाँ से आए हैं? अरे मेरा एक काम था। ये सब एंगेज्ड हैं और यही बेचारा इग्नोर कर दिया जाता है। दिस इज़ आयरनी। पार्टी जिसके लिए ऑर्गेनाइज़ की गई है, उसी को इग्नोर कर दिया जाता है। देसाई साइकोलॉजिकल इनसाइट इज़ एविडेंट, और देसाई का ये जो साइकोलॉजिकल इनसाइट है, ये बिल्कुल क्लियर दिखता है जब वो अपने कैरेक्टर्स को दिखाती हैं, पोर्ट्रे करती हैं। शी शोज़ हाउ इंडिविजुअल्स ऑफन हाइड देयर ट्रू फीलिंग्स, कैसे प्रायः लोग अपने ट्रू फीलिंग को हाइड कर लेते हैं बिहाइंड सोशल बिहेवियर। जब सोशल बिहेवियर उनको दिखाना होता है, तो कैसे अपने ट्रू फीलिंग को हाइड कर लेते हैं। द कैरेक्टर्स आर नॉट ओपनली हॉस्टाइल, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं ओपनली हॉस्टाइल नहीं होते हैं, बट दियर लैक ऑफ जेन्युइन इमोशन रिवील्स अ डीपर डिस्कनेक्ट ना, लेकिन जो जेन्युइन इमोशन होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ये दिखाता है कि ये डिस्कनेक्टेड हैं, कोई इनको मतलब नहीं है ना। तो ये आर्टिफिशियलिटी जो है हमारी समाज की और जो सोशल प्रेटेंस है उसको दिखाता है। क्रिटिक्स हैव प्रेज्ड दिस एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग, और यही क्रिटिक्स काफ़ी तारीफ़ करते हैं इनकी नॉवेल की।
इस तरह से जो मतलब गैप बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी है वो अच्छे से दिखाती हैं। एक क्रिटिक कहते हैं कनिता देसाई एक्सेल्स इन रिवीलिंग द अनस्पोकन टेंशन्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। कनिता देसाई को मास्टरी मिली थी को ह्यूमन रिलेशनशिप के ऐसे टेंशन्स जो अनस्पोकन हैं उसको बड़े अच्छे से रिवील करती हैं। दिस शोज हर एबिलिटी टू पोर्ट्रे सटल इमोशंस कि कितना बढ़िया से वो इमोशन को दिखा सकती हैं। एम के नायक भी रिमार्क करते हैं कि हर साइकोलॉजिकल रियलिज्म गिव्स डेप्थ टू ऑर्डिनरी सिचुएशंस कि इनके अंदर जो साइकोलॉजिकल रियलिज्म है ना मतलब अंदर जा कर के रियलिटी को शो करने की जो क्वालिटी है इनके अंदर ये डेप्थ देती है ऑर्डिनरी सिचुएशंस को भी बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। दिस हाइलाइट्स हाउ सी ट्रांसफॉर्म सिंपल इवेंट्स इनटू मीनिंगफुल नैरेटिव्स। ये दिखाता है कैसे वो सिंपल कोई इवेंट है, उसको भी एक बहुत मीनिंगफुल नैरेटिव में चेंज कर देती हैं। अब फेयरवेल पार्टी क्या है? सिंपल सा एक फंक्शन है, लेकिन उसको एक डीपर मीनिंग में चेंज कर दिया। द स्टोरी आल्सो रिफ्लेक्ट्स द लोनलीनेस एंड आइसोलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन मॉडर्न सोसाइटी। ये कहानी ये भी दिखाती है कि हमारे समाज में कितना लोनलीनेस है, कितना आइसोलेशन है हर एक व्यक्ति के अंदर। इवन इन सोशल गैदरिंग में भी अगर आप देखें, पीपल फेल टू कनेक्ट विथ ईच अदर। एक दूसरे से लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। दिस एड्स द डीपर मीनिंग टू द स्टोरी और ये स्टोरी में एक और मीनिंग ऐड करता है। तो टू कंक्लूड अगर हम देखें तो देसाई का जो नरेटिव टेक्निक है वो फोकस करता है ऑन ऑब्जर्वेशन रादर देन एक्शन। ऑब्जर्वेशन पर ज्यादा फोकस करता है, एक्शन पर कम। ही डिस्क्राइब्स गेस्चर्स, लोगों के गेस्चर पोस्चर्स को डिस्क्राइब करती हैं, उनके एक्सप्रेशंस को, उनके कन्वर्सेशंस को, ताकि उनका इनर स्टेट ऑफ जो है उसको दिखा सकें कैरेक्टर का। दिस मेक्स द स्टोरी मोर रियलिस्टिक एंड एंगेजिंग और इसीलिए इनकी कहानी ज़्यादा रियलिस्टिक भी है और एंगेजिंग भी है। To conclude, a farewell party is a fine example of Anita Desai's skill in using irony and psychological insight. तो आयरनी और साइकोलॉजिकल इंसाइट यूज करने का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इनकी ये फेयरवेल पार्टी। थ्रू अ सिंपल सोशल इवेंट ही रिवील्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाती हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द गैप बिटवीन इंटरनल एक्सटर्नल बिहेवियर एंड इंटरनल इमोशन। बाहर से आदमी जो व्यवहार करता है और अंदर जो उसके इमोशन है उसके बीच में गैप है, इसी गैप को ये दिखाती है, मेकिंग इट बोथ रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल। इसीलिए इनकी नावल बहुत ही मीनिंगफुल बन जाती है और रियलिस्टिक बन जाती है। तो यहाँ आकर के हमारा अनीता देसाई पर ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। एक बार समरी आप स्टोरी ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अपने से आंसर राइट करने की कोशिश करिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर इम्पोर्टेंट राइटर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लिखते रहिएगा ज़रूर, प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए।